हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसके प्रश्नावली 2.4 से संबंधित जो दोस्तों आपका उदाहरण नंबर 13 और 14 है, उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग ने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से गुणनखंड प्रमेय के बारे में जाना होगा और दोस्तों आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हम लोग गुणनखंड प्रमेय को सत्यापित करते हैं और इसके दोस्तों हम लोग महत्व को समझते हैं और इसको जानते हैं और इसका जो परिभाषा है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। इन सब के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। अगर जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग गुणनखंड प्रमेय को समझ जाते हैं, उसको दोस्तों अच्छी तरीके से अपने माइंड में दोस्तों गुणनखंड प्रमेय के गुण, उसके महत्व और इसके दोस्तों परिभाषा को अपने माइंड में इंटर कर लेते हैं, तो आपको दोस्तों गुणनखंड प्रमेय द्वारा जो आपके बहुपदों का गुणनखंड है उसको दोस्तों सोल्व करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आपके प्रश्नावली 2.4 में जो दोस्तों आपके बहुपद आएंगे उनका जो गुणनखंड है वो दोस्तों आपको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी करनी है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर जो गुणनखंड प्रमेय है वो दोस्तों वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिए गए बहुपद के माध्यम से आप लोगों को ये बिल्कुल सरल तरीके से गुणनखंड करके बताऊंगा कि इनका जो गुणनखंड है हम लोग गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से किस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत सारे टीचर ने आप लोगों को द्विघात बहुपदों का गुणनखंड उसके मध्य पद को विभक्त करके आप लोगों को बताया होगा और साथ ही साथ आप लोगों को गुणनखंड प्रमेय के द्वारा भी बताया होगा। लेकिन बहुत सारे YouTube पर ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसको दोस्तों गुणनखंड प्रमेय द्वारा आपके बहुपदों का गुणनखंड किया गया होगा, लेकिन उसमें दोस्तों जो समझ है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को उसको में बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाती है। अर्थात ये दोस्तों क्या होते हैं कि उसमें वो उलझ जाते हैं कि हम किस तरीके से इसका जो सोल्यूशन है वो हम गुणनखंड प्रमेय द्वारा उसको कर सके। लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोग गुणनखंड प्रमेय द्वारा बहुपदों का गुणनखंड करना इतनी सरल भाषा से, इतना आसान विधि से आप लोग सीख जाइएगा कि फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग को ये वीडियो छोड़कर दूसरी कोई भी वीडियो आप लोगों को देखने को सकता नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को दोस्तों यकीन मानिए, मैं आप लोगों को दोस्तों यकीन देता हूं कि मेरा इस वाले वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बिल्कुल सरल तरीके से गुणनखंड प्रमेय द्वारा बहुपदों का गुणनखंड करना बिल्कुल सरल तरीके से दोस्तों आ जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने दोस्तों टॉपिक पर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके उदाहरण नंबर 13 में दिया हुआ जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। देखिए दोस्तों 6x² प्लस 17x मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब एक साथ क्या करता हूँ, रिपीट करके बोलता हूँ। बस समझने वाली चीज है, आप समझ रहे हैं ना, बस आप समझ रहे थे काफी है, बस आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, एक बहुपद है और इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। और ये जो गुणनखंड है वो हमें दो प्रकार से करना है, जिसमें पहला आता है आपका मध्य पद द्वारा और दूसरा है दोस्तों आपका गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो आप लोग दोस्तों 8 क्लास में ही ऐसे बहुपदों का गुणनखंड करना मध्य पद के द्वारा आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हम लोग ऐसे बहुपदों का गुणनखंड इसके मध्य विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर जो बच्चे जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मध्य पद द्वारा भी क्या करूंगा, इस बहुपद का गुणनखंड करके आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आपको सरल तरीके से मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि इनका ही गुणनखंड हम लोग दोस्तों गुणनखंड प्रमेय के द्वारा किस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग बस इसे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग ने अभी जाना कि ये क्या है हमारा, ये दोस्तों एक प्रकार का हमारा बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद है वो क्या है, px है, यानी px को क्या करते हैं, इसके हम लोग इक्वल मान लेते हैं। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा, मान लेते हैं कि बहुपद px बराबर कितने है दोस्तों, 6x² प्लस 17x और प्लस 5। यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं चूंकि मध्य पद को विभक्त करके, देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मध्य पद को विभक्त करके, तो जो दोस्तों आपने px बराबर जो आपने यहाँ पर बहुपद लिया है ना उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उतार लेते हैं। तो उतार लेंगे तो कितना होगा, 6x² प्लस 17x प्लस 5। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस बहुपद के x² के गुणांक और इसके अचर पद पर हम लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका
ये जो बहुपद है वो एक प्रकार का क्या है, द्विघाती बहुपद है। और इस द्विघाती बहुपद में आपका एक्स स्क्वायर जरूर आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर करने का मतलब कि आपका हो सकता है एक्स स्क्वायर, नहीं तो वाई स्क्वायर, नहीं तो टी स्क्वायर, नहीं तो जेड स्क्वायर। मतलब कि हमको क्या करना है कि जो आपका द्विघाती यानी जो अधिकतम जो चौरासी का जो घात है उसका गुणांक देखना है। तो देख सकते हैं अधिकतम चौरासी कौन है, तो एक्स, इसका घात कितना है तो 2, और इसका गुणांक कितना है दोस्तों तो 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों 6 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिया सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसका अचर पद ले लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये दोनों को दोनों क्या है, अपने चर राशि के फॉर्म में है। और यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, सी है, यानी अपने कांस्टेंट के रूप में, क्योंकि द्विघाती बहुपद का मान ग्रुप कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। और सी बोलता है कि हम कांस्टेंट है, यानी कि हम क्या है, अचर है। और एक दोस्तों हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर अचर पद लेना है। तो अचर पद क्या है, तो आपका दोस्तों 5 है। और इन दोनों को हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। एगो हमने 6 लिया, एगो हमने 5 लिया, दोनों को दोस्तों क्या करते हैं हम लोग सिंपल रूप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोस्तों हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के पश्चात हमारा जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा बताइए आप लोग, वो मिलेगा आपको 30। यानी कि 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल कर आया यहाँ पर 30। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हमको 30 का गुणनखंड करना है। 30 का क्या करना है, गुणनखंड। तो देख सकते हैं कि 30 का गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, आप चाहे तो मन में भी क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर गुणनखंड करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे 30, और गुणनखंड करने के लिए आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या से क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे जो इससे जा सके। तो लेंगे कौन, तो 2। तो 2 से कितना बार बन जाएगा, तो 15 बार में, 15 दूनी 30। अब 2 से जाएगा नहीं, इसके बाद वाला आभाज्य संख्या कौन मिलेगा, तो 3। तो 3 से दोस्तों देखते हैं अगर जाता है कि ना, तो देखते हैं। तो यहाँ पर 3 से जाता है, 3 5 15। अब जाएगा यहाँ पर 5 से, तो 5 एकम 5। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 30 का जो गुणनखंड है वो कितना निकल कर आ रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। एक भी लेना जरूरी है, ठीक है। अरे एक ना भी ले चाहे तो कोई प्रॉब्लम है, ले लेते हैं। 1 2 3 6 6 5 30, 30 से कम 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो दोस्तों आपने यहाँ पर गुणनखंड में जो आपने संख्याएं प्राप्त किया है ना, इन संख्याओं में दोस्तों हम लोग कोई ऐसा युग्म प्राप्त करते हैं। मतलब इन्हीं संख्याओं में हम लोग कोई ऐसा युग्म प्राप्त करते हैं, एक ऐसा जोड़ा प्राप्त करते हैं जिसे जोड़ने पर जो आपका बहुपद में जो आपका मध्य पद है ना, वो दोस्तों आपके इक्वल हो जाए। मतलब ये यहाँ पर जो आपका मध्य पद है, एक्स का जो गुणांक है वो कितना है, 17 है। तो दोस्तों वो हमारा कितना मिल जाए जोड़ने पर, वो हमारा 17 मिल जाए। तो कैसे तो आप लोग देखिएगा, तो देख सकते हैं हम क्या करते हैं दोस्तों कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 6। अब 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो 5। देखिएगा दोस्तों कि अगर हम लोग 6 को 5 में जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा, लेकिन बिल्कुल भी 17 नहीं आएगा। यानी अगर हम 6 अगर 5 में हम जोड़ें तो हमारा जो मान है वो निकल कर आएगा कितना, तो 11। तो इसलिए हम लोग 6 और 5 की युग्मों को क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे कि ये हमारा बिल्कुल भी युग्म नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए हमने एगो 6 लिया था, एगो 5 लिया था ना। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अब हम लोग यहाँ पर 5 दूनी के 10, देखिए 2 5 10, आगो कौन बच गया, 3 एकम 3। तो एगो हमने युग्म ले लिया, कौन, तो एगो 10 आ एगो 3। तो इन दोनों को जोड़िए, 10 और 3 कितना होगा, 13। चाहिए कितना, 17। तो दोस्तों ये जो आपका युग्म है वो भी बिल्कुल नहीं होगा, यानी जो हमारा युग्म होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे भी क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे, देख सकते हैं कि यहाँ तक तो हो गया, 2 5 10 और 3 एकम 3। अब जरा कोशिश करते हैं इसको 3 से क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 कितना होता है, 3 5 15। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 15, और 2 एकम कितना हो जाएगा, तो 2 एकम हो जाएगा 2। देखिए 3 5 15, तो एगो आपको मिला यहाँ पर, एगो बच गया कौन, 2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2। तो ये को हमारा यहाँ पर युग्म मिल चुका है, कौन कौन, एगो 15 एगो 2। अब देखते हैं हम लोग कि 15 और 2 को जोड़ने पर हमारा 17 मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यदि आप 15 में अगर 2 को अगर आप दोस्तों जोड़िए तो आपको क्या होगा, यहाँ पर 17 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ वाला जो बात है, यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना 5 के बाद, यानी अचर पद के पहले जो चिन्ह देख रहे हैं प्लस, ये आपसे यही संबोधित करता है कि इसका जो मध्य पद है वो आपको जोड़ने पर ही क्या होगा, प्राप्त होगा, और साथ ही आपको चिन्ह के साथ। यानी कि
जो 17 है उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें, 15 और 2 को कि हमारा 17 मिल जाए। तो ऐसे ही यानी 15 और +2 यानी 15 और 2 को हम जोड़ दें तो हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो हमारा 17 मिल जाएगा। तो सिंपल रूप से कुछ नहीं करना है, बस आराम से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर बहुपदवा दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेंगे 6x² प्लस 17x आप प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 5 आप बराबर में। अब देखिए 6x² आप प्लस, अब देखिए 17 है ना, हाँ 17 तो 17 देखिए 17 किसके बराबर है, तो 15 और 2 के योग के इक्वल है ना दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 15 है और जो 2 है उसको दोस्तों हम लोग x के साथ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल मान कितना है 17x है ना। तो अगर हम यहाँ पर x अगर लगा दें तो हेहू में तो x मांगेगा ना, 15x फिर यहाँ पर 2x, तब है ना 15 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 17x निकल कर आ जाएगा। तो सिंपली उससे क्या करेंगे यहाँ पर बैठाएंगे, ले लेंगे 15x प्लस उसके बाद कौन है तो 2x, अब बाकी जो है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उतार लेते हैं। बस इसी को तो बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करके। अगर आप लोगों ने इतना जान लिया तो फिर दोस्तों आगे कुछ जानने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मध्य पद में। बस हम क्या करते हैं अब इसका जोड़ा ले लेते हैं। जोड़ा मतलब देखिए इसको 2 को एगो में रखते हैं, इन 2 को एगो में रखते हैं, तो ऐसे रख दीजिए 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 कॉमन निकालने आते हैं तो कॉमन निकाल दीजिए। देखिए 6x² प्लस 15x में कॉमन कौन निकलेगा, तो इन दोनों में कॉमन दोस्तों निकल जाएगा 3। इन दोनों में जिस 84 का सबसे कम घात होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो किसका कम है, देखिए इसका कम है ना, x का कम है किसकी तुलना में, तो x² की तुलना में, तो इसको बाहर निकाल देंगे। जो सबसे कम 84 होगी उसी को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं। अब दोनों में कॉमन कौन होगा 3। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि जो 3 है दोस्तों वो 6 को भी क्या कर सकता है विभाजित कर सकता है और 15 को भी क्या कर सकता है विभाजित कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। तो निकालेंगे कॉमन तो कितना निकलेगा 3 और सबसे कम घात वाला 84x, तो यहाँ निकाल देंगे तो 3x × अब बताइए कितना बार में जाएगा 6, 3 से 2 बार में ना, तो 3 दूनी के 6। और देखिए यहाँ पर x² है, एगो x बाहर निकाले हैं तो यहाँ कितना बचेगा एगो x। तबे ना x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6 आप प्लस। अब देखिए 15 जो होगा वो 3 से कितना बार में जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 5 बार में, 3 5 15, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी x नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके जो कम जो 84 था उसको आपने पहले ही बाहर ले लिया है। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो मान गड़बड़ा जाएगा। काहे भैया, काहे से कि अगर आप 5 को 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना 15x निकल कर आएगा। अगर यहाँ पर x लगा दीजिएगा तो x² हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे क्या करते लेते हैं, देखिए आगे कौन है तो 2x प्लस 5 है। देखिए दोस्तों जब आपका ये वाला मान और ये वाला मान दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो गुणनखंड है वो क्या है हमारा सही है, मतलब हम लोग सही रास्ते पर क्या हो रहे हैं जा रहे हैं, सही हमारा जो ट्रैक है वो सही है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों आगे यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसका गुणक कितना है, इसका गुणक 3x और इसका गुणक कितना है कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है का मतलब 1 छिपा हुआ है, यानी अगर 2x प्लस 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या कोई असर पड़ेगा, कोई यहाँ पर मतलब कुछ इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं हो सकता है। तो हम लोग मानेंगे कि इसका जो गुणांक है वो 1 है। तो क्या करते हैं कि इसमें से जो इसका गुणांक है 3x इसको ले लेते हैं तो 3x हो जाएगा। यहाँ पर कौन चिन्ह भैया, हाई वाला चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस ले लेंगे। इसके बाद कौन होगा जो छिपा हुआ है 1 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 3x प्लस 1। दोनों में से कोनो एक उतार लेंगे, आपकी इच्छा के ऊपर है, दोनों में से कोनो क्या करिए यहाँ पर एक उतार लीजिए तो 2x प्लस 5 है। और यकीन मानिए दोस्तों कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा वो आपको ये इतना ही निकल कर आ जाएगा। और इसे हम लोगों ने किस प्रकार से ज्ञात किया, तो मध्य पद को विभक्त करके हम लोगों ने इसका दोस्तों गुणनखंड प्राप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दोस्तों इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल सरल तरीके द्वारा आपने समझने का प्रयास किया है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर जो चिन्ह चेंज हो जाए, मतलब चिन्ह मान चलते माइनस या प्लस अगर मिल जाए तो उसी में आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन इसमें भी आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। मैं इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा कि आपको दोस्तों अगर ऐसा कोई भी अगर बहुपद मिल जाए तो उसका गुणनखंड करने में कोई भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आया है तो मैं बढ़ता हूँ इसके अगला वाला जो दोस्तों आपका प्रमेय है गुणनखंड प्रमेय, उसके माध्यम से इसको दोस्तों गुणनखंड करके आप लोग
लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे पुनः गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, तो लिख लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कौन है आपका बहुपद, पी एक्स बराबर यही है ना, तो लिखेंगे 6x² प्लस 17x आप प्लस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग आगे कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सब में से 6 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब 6 हम लोग क्या करते हैं बाहर। मतलब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम लोग जो यहाँ पर बहुपद लिए हैं उसमें x² का जो गुणांक है उसे क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन दोस्तों किस प्रकार से लेंगे आप लोग को मैं आप लोग को भी अभी समझाता हूँ। देखिए कैसे लेंगे, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 ले लेंगे। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉमन। अब देखिए 6 को दोस्तों आपने जब कॉमन लिया तो हेजा कितना बचेगा, मतलब यहाँ पर कितना बचना चाहिए, तो यहाँ पर केवल बचेगा कितना, तो x², यानी x² को अगर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा 6x²। और ऐसा काम कब करेंगे पता है आप लोग को, ऐसा काम हम तभी करेंगे जब x² के साथ जो उनका गुणांक होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा है ना, 2 मतलब 6 जो है 1 से बड़ा है, तब क्या करेंगे हम लोग इस विधि को अपनाएंगे, इस नियम को अपनाएंगे। अगर x² का गुणांक अगर 1 रहेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझाता हूं, बस समझिए ना, एकदम माइंड में इंटर हो जाएगा आप लोग को। देखिए हमने 6 कॉमन ले लिया, ज्यादा समझ में ना आए ना तो खाली लिख लेंगे क्या चीज, x²। इतना समझ में आएगा ना कि 6 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 6x²। आज जो आप यहाँ पर 6 देख रहे हैं ना, उसी 6 को दोनों पदों के साथ क्या करेंगे हम लोग भाग के रूप में निरूपित कर देंगे। किस रूप में, भाग के रूप में। तो कैसे, तो देखिए आप लोग x² आप प्लस 17 आप बटा 6, भैया हो जाइए 17/6। क्या कर सकते हैं, x आप प्लस, अब देखिए 5 है ना, तो लिख सकते हैं 5/6। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग बंद कर देंगे। देख सकते हैं 6 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाएगा। फिर अगर हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 कट जाएगा तो 17x आ जाएगा। फिर अगर हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 कट जाएगा तो हमारा 5 आ जाएगा। मतलब इसके और इसके मान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मान संतुलित होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिया है ना, इससे हमारा जो मान है वो संतुलित है, इसके मान में कोई भी दोस्तों परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको हमने पहले क्या माना था, तो इसको दोस्तों हम लोगों ने px माना था। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर भैया लिख लेंगे px। और कोई डाउट हो के तो भैया बोले हमरा, बताइए, लिख सकते हैं px है। ऐसा ही फोकटे में नहीं मानकर चले, कोई इसका काम है, इसीलिए हम लोगों ने माना है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर px ले लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वही चीज, उतार लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो दोस्तों यहाँ पर अचर पद है, इसमें देखेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए x² से लेकर यहाँ तक में, अब 6 को भूल जाइए, क्योंकि अब क्या है दोस्तों हमारे लिए अब यही बहुपद है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिए जो आपने 5/6 लिया है ना, हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 5/6 का। कैसे, तो आप लोग समझाते हैं। देखिए 5/6 है, इसका अगर गुणनखंड करें तो कैसे होगा, देखिएगा 5 गुणा 1/2 आ गुणा 1/3 आ गुणा 1। भैया हो सकता है, तो नहीं देखिए तो 5 गुना 1/2 गुना 1/3 गुना 1, यानी अगर 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया निकल के आ जाए 5/2 आ गुणा 1/3 आ गुणा 1। आ 1/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1/3। आ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 3 हो जाए 6। मान में कोई परिवर्तन, मान में कोई यहाँ पर कोई दोस्तों प्रॉब्लम बताइए, अगर होगा तो हमसे कहिएगा। हमको क्या करना है, बस यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो हमने यहाँ पर गुणनखंड कर दिया, कितना, तो 5 गुणा 1/2 फिर गुणा 1/3 और फिर गुणा 1। अब देखिए इसको हम लोग किस रूप में निरूपित करेंगे, यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले लेते हैं प्लस माइनस, दोनों चिन्ह के साथ, एगो प्लस वाला और एगो माइनस वाला। कौन, तो 1/2। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, कौन है, मतलब इसका जो गुणनखंड है उसमें कौन कौन संख्या है, 5 1/2 फिर 1/3 और फिर 1 है। तो एगो ले लेते हैं प्लस माइनस 1/2, फिर ले लेते हैं 1/3, तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 हो सकता है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्लस माइनस हो जाएगा 1, और उसके बाद देखिए
देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जब देख रहे हैं ना 5 गुणा 1/2, तो 5 गुणा 1/2 को लिख सकते हैं 5/2। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, यानी ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5/2 गुणा 1/3 गुणा 1। 5 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगा 5/2। तो एक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे प्लस माइनस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे जब ये 5/2 हो सकता है तो फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग 1/2 को छोड़कर अगर हम 1/3 ले लें, यहाँ पर 1/3 तो कितना होगा 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यहाँ आ जाएगा 5/3। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, संभावित मान लेकर चल रहे हैं कि इसका जो संभावित जो मान है संभव मतलब संभवतः ही कहाँ तक जा सकते हैं वो लेकर चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक हो सकता है प्लस माइनस 5/3। गड़बड़ाइएगा मत, देखिए अगर हम लोग 5/2 गुणा 1/3 या फिर 5/3 गुणा 1/2 लेकर चले तो क्या दोनों के गुणनफल में कोई प्रॉब्लम होगा? दोनों गुणनफल में कोई मान में यहाँ परिवर्तन होगा? नहीं होगा ना। तो बिल्कुल भी दोस्तों हम लोग इसमें गड़बड़ाएंगे नहीं। हमने यहाँ पर इतना लिख लिया तो देख सकते हैं कि यहाँ पर चर राशि x के मान के लिए इतने सारे क्या हुए हैं, आपको यहाँ पर वास्तविक संख्या प्राप्त हुए हैं। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी 2 संख्या है जो आपके दिए गए इस बहुपद के संपूर्ण मान को 0 के बराबर कर दें। मतलब अगर हम x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखें जिससे कि आपका जो पूरा मान है पूरा भी ना खाली हो ही है 6 लेके पूरा क्या हो सके आपका 0 हो सके। ठीक है दोस्तों, हमारा जो बहुपद है वो कैसा है द्विघाती, और द्विघाती बहुपद में इनके शून्यों की संख्या कितने मिलेंगे 2, क्योंकि इसका घात कितना है 2। तो इसमें से हमको 2 ही क्या होंगे संख्या हमको प्राप्त होंगे। तो कैसे इसमें प्राप्त करेंगे तो आप लोग समझिएगा। अब देखिए बहुत सारे जो टीचर क्या करते हैं आप लोगों को बोलते हैं इसमें देखिए डायरेक्ट में कहेंगे x के स्थान पर px इसको मान लेंगे, अब बोलेंगे कि x के स्थान पर 1 रखा, -1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, कितना रखबा हाथना सारा वास्तविक संख्या है भैया, होतना भंडार है। तारा पता बा का कि एक और कौन संख्या इसका शून्य हो जो इसको शून्य कर सके, लेकिन कम से कम आप लोगों को सरल मैंने कर दिया ना इतना संख्या देकर। बताइए आप लोगों को निश्चित मैंने कर दिया ना कि हाँ इतना ही में क्या होगा कोई ना कोई संख्या होगा जो इस बहुपद का क्या हो सकता है शून्यक हो सकता है। अब पूरा भंडार है आपको देख लो चुनो इसमें, तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम कर लीजिएगा, मतलब समझ नहीं आएगा कि इसका सोल्यूशन हम लोग मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका होगा पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों और भी क्या करता हूँ आप लोग को इसका कंप्रेस करके मैं आप लोग को समझाता हूँ, बस आप लोग मेरे वीडियो पर ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा हमारा जो बहुपद है वो सारा किस रूप में है, इसमें जो पद है वो किस रूप में है प्लस के रूप में है ना, प्लस के रूप में। अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा। हमने देखिए वो बहुत सारे जो क्वेश्चन करेंगे बच्चे कि सर आप यहाँ पर +-1 तक लेकर चले, क्या हम +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं? तो बिल्कुल भी बाबू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संभावित मान है वो केवल इतना ही ना प्राप्त हुआ है गुणा 1 तक, इससे ज़्यादा प्राप्त हुआ है बताइए नहीं ना प्राप्त हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हिजा गुणा 1 है तो ये तो 5 है, 5 गुणा है तो 5 जो है वो तो 1 से ज़्यादा है, तो क्या हम नहीं ले सकते हैं 2 3 4 ऐसे कैसे मतलब नहीं ले सकते हैं? जब यहाँ पर 1 है तो हम मतलब उलझा जाएंगे कि कैसे इसको हम मतलब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, सबसे पहले देखिए 5/6 है ना, 5/6, तो 5/6 है ना दोस्तों वो हमेशा और हमेशा 1 से छोटा ही प्राप्त होगा। मतलब अगर इसका हम दशमलव मान निकालें तो हमेशा क्या होगा 1 से छोटा प्राप्त होगा। इसकी पहचान कब करेंगे, इसकी पहचान हम तब करेंगे जब इसके हर का मान इसके अंश से बड़ा हो। देख सकते हैं हर का जो मान है वो इसके अंश से क्या है बड़ा है, तो उस स्थिति में हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो मान होगा दशमलव का कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता है। जब इसका मान कभी भी 1 से बड़ा आएगा ही नहीं तो भैया 1 के आगे कर जो शून्य खुद जाएगा, कैसे जाई ना जाई ऐसे समझा जाला नहीं कि मुझे तो देख ला 6 को 5 से क्या करें मल्टीप्लाई तो दशमलव खींचेगा भैया ये 1 से छोटा हो गई। बताइए फिर 6 7 42 6 48 8 बार हो जाएगा, तो 50 में से 48 घटा दीजिए 2, फिर दशमलव खींचे मतलब 0.8 क्या है 1 से छोटा है, सिंपल रूप से समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा सारा का सारा क्या चाहिए आपके प्लस रूप में, प्लस रूप में है। अगर दोस्तों अगर आप लोग +1/2 रखिएगा, +1/3 रखिएगा, +1 रखिएगा, +5/2 रखिएगा या +5/3 रखिएगा तो इसका मान कभी 0 आएगा। आप लोग सोच कर देखिए, माइंड से इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा अपने से भी कॉमन सेंस लगाइए कि सारा का सारा हमारे इस बहुपद के जो चिन्ह है पदों का वो प्लस है। हम जितना सारे यहाँ पर संख्या देख रहे हैं वो प्लस वाला वो सब भी प्लस है। तो क्या अगर हम इन सबका मान अगर इसमें हम x के स्थान पर रखेंगे तो क्या वो 0 करेगा? बताइए 0 कर सकता है?
तो नहीं ना करेगा दोस्तों। अगर आप 1/2 रखिएगा तो px का मान आपको 0 से बढ़ा देगा, 1/3 रखिएगा तो 0 से बढ़ा देगा, 1 रखिएगा तो 0 से बढ़ा देगा, 5/2 5/3 रखिएगा तो भी 0 से बढ़ा ही देगा। तो इससे आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि आपके इतने सारे संख्याओं में जितना भी प्लस वाला संख्या है उस सब क्या होगा, खत्म, डिक्लेयर। बिल्कुल भी इसका क्या हो सकता है, शून्यक होगा ही नहीं, बिल्कुल मतलब इसमें जज ही नहीं कर रहा है कि क्या हो सकता है, ये उसका शून्यक हो सकता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया। तो आपके सामने बच गया कौन भैया, तो -1/2 -1/3 -1 -5/2 -5/3। अब यही में क्या करना होगा, आपको देखना होगा कौन 1 2 3 4 5 कि कौन क्या हो सकता है, इसका शून्यक दुगो हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखिएगा 5/6 है ना, 5/6, तो 5/6 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 5/2 गुणा 1/3, ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो 5/2 गुणा 1/3 तो कितना आएगा 5/6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे 5/6 का गुणनखंड 5/2 गुणा 1/3 है तो हाथना में से देखेंगे कि कौन हमारा 5/2 है, तो देख सकते हैं है 5/2। आए वो देखेंगे कौन है हमारा 1/3, देखो हाई है 1/3, बाकी 5/3 है और 1/2 है। लीजिए आतना मैंने आप लोग के लिए आसान कर दिया। आप लोग ये मत सोचिएगा ना कि सर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना खींच रहे हैं। मैं आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भाई मोरे, कि अगर एक क्वेश्चन को और अच्छे समझिएगा ना तो इसके जैसा 1000 क्वेश्चन आप लोग बना के बिक दीजिएगा, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। मैं समझाने के लिए आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से इतना मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अगर आगे में कोई भी क्वेश्चन अगर बनाओ स्पीडली तरीके से तो आप लोग उसको समझे हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। तो देख सकते हैं हमने इतने में भी क्या किया, कंप्रेस कर लिया। किसको किसको ले लिया, तो एक को हमने लिया यहाँ पर -1/3, एक को ले लिया -5/2। तो सिंपली रूप से क्या करते हैं कि हम लोग x के स्थान पर -1/3 रखकर देखते हैं कि इसका मान 0 होता है कि नहीं। कैसे पता चला ना, जो इसका अचर मान है ना 5/6, इसका गुणनखंड किया तो कितना आया 5/2 गुणा 1/3, यानी कि यहाँ पर 5 से कम 5 और 3 दूनी के 6। अब आप लोग को सर ऐसे नहीं हो सकता है 5 गुणा 1/6, तब क्या करेंगे, तो बा 5 देखा था बा 5 है बा देखे ना, तो फिर क्या कहते हैं 5 ले जब नहीं था। अब 1/6 बा 1/6 बा 1/6, अरे कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं बचेगा पूछने का, ऐसा हम पढ़ाई करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं बचेगा कि सारा कहाँ से मतलब हम इस पे क्वेश्चन करें। आप घर खाली बैठ के खाली कॉपी पर पढ़िए, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, टोटल हम देख लेंगे, बस आप लोग पढ़िए अच्छे से, समझे। बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या सकते हैं, इसमें देखेंगे कि इसमें मतलब हम लोग किस तरीके से इसको ढाल सकते हैं। तो ढलाव हमारा ऐसा ही ना होगा 5/2 गुणा 1/3, मतलब कि एरिया देकर अपना क्या करेंगे, तरीका बदल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि px में x बराबर क्या था ना, तो -1/3 रखने पर रखिए तो p x के स्थान पर क्या रखेंगे -1/3, तो लिखेंगे -1/3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर देखिए x² है ना, तो x के स्थान पर लिखेंगे -1/3 का होल स्क्वायर आप प्लस 17 में हो जाएगा 6, x के स्थान पर लिखेंगे -1/3 आप प्लस 5/6। हो सकता है दोस्तों आप लोग के नीचे ना दिखे, तो मैं इसे मिटाकर आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू देखिएगा -1/3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो दोस्तों 1/3 के 9 होगा ना। अब देखिए प्लस और माइनस कितना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 17 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 17। अब बटा में अब देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 18। अब प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 5/6। हाँ बढ़ाना नहीं है, पहले क्या करेंगे हम लोग कोष्टक का काम कर लेंगे तब। अब देखिए 9 और 18 का लस से कितना होगा, तो 9 और 18 का लस हो जाएगा 18, ठीक ना। तो 9 दूनी 18, तो यहाँ लिखेंगे 2, अब माइनस हो जाएगा 17, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5/6। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 में से 17 देगा तो बचेगा -15/18 और प्लस 5 हो जाएगा 6। ठीक है, अगर आपको इसका कंप्रेस करना चाहते हैं तो कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए अगर 6 को -15/18 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल रूप से निकल कर आ जाएगा -15/3, 6×3 18। देखिए 6 को अगर -15/18 से मल्टीप्लाई करिएगा
तो 18 तो नहीं आ जाएगा -15/3 लिख सकते हैं ना। अब फिर लिखेंगे प्लस वितरण नियम से 5/6 है ना, तो 5/6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 6 गुणा 5/6, तो 6 खत्म, तो कितना बचेगा केवल यहाँ पर बचेगा 5, तो लिख लेंगे 5। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लसा निकाल लेंगे तो -15 और प्लस 5 दिया ही तो हो जाएगा 15, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर 3। देखिए एगो -15 एगो +15 है, तो कितना निकल कर आएगा तो 0/15, ठीक है। तो इसलिए आपका हो सकता है P - 1/3 बराबर 0। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं हमने क्या लिखा, चूंकि P × -1/3 बराबर 0 है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय अनुसार x + 1/3, मतलब अगर आपने x बराबर -1/3 लिया था तो इसको अगर इधर भेजे हम लोग शून्य के गुण से, तो x + 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी इतना जो मान है वो क्या होगा दोस्तों, आपके दिए हुए जो बहुपद है px उसका एक गुणनखंड होगा। तो ये हमको क्या हुआ, गुणनखंड प्रमेय से पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरका निकालते हैं। तो दूसरका कौन था, दूसरका मैंने आप लोग बताया था ना कि दूसरका था दोस्तों आपका 5/2, तो वो था आपके माइनस के रूप में -5/2। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि आपका जो px है उसमें x के स्थान पर -5/2 रखने पर, तो देखिएगा, देखिए रखेंगे x² है ना यहाँ पर, तो x के स्थान पर लिखेंगे -5/2 का होल स्क्वायर, आप प्लस 17 बटा में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 इंटू x के स्थान पर आपका आ जाएगा -5/2, आप प्लस यहाँ पर कितना था 5 यहाँ पर 6 था। इसको हम लोग ऐसे बंद कर लेंगे। फिर आगे देखिए 6 इंटू -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 × 25, 2 दूनी के 4। आइए देखिए प्लस है एगो माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 17 5 यहाँ हो जाएगा 85, 6 दूनी ये हो जाएगा 12, प्लस 5 बटा हो जाएगा 6। फिर आगे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे लिख जा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 और 12 का लसा कितना निकल कर आएगा, तो 4 और 12 का लसा निकलेगा यहाँ पर 12, फिर 4 × 12 तो 25 आएगा यहाँ पर 75, माइनस यहाँ पर लिखेंगे 85, प्लस 5 बटा हो जाएगा 6। इसी के आगे क्या करते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। 75 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा 6 इंटू -10/12, 75 में से 85 घटेगा तो क्या होगा -10/12, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5/6। फिर देखिए आप लोग 6 को -10/12 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ सकता है, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। अगर 6 को इतना से गुणा कीजिए तो 6 गुणा -10/12, तो 6 दूनी 12, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर -10 अब बटा में हो जाएगा 2, 6 दूनी 12 कट जाएगा आपका, अब प्लस फिर देखिए 6 को 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 है ना, तो 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 खत्म, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष निकालेंगे आगे, तो देखिए -10 अब प्लस 5 दूनी के 10, अब बटा में आ जाएगा 2। हो सकता है दोस्तों आप लोग को आगे ना दिखे तो देखिएगा यहाँ पर, तो फिर देखिए -10 तो +10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0/2, इसलिए P × -5/2 बराबर हो जाएगा 0। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने -5/2 रखा तो इसका भी जो टोटल मान है वो 0 प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे हम लोग करते हैं दोस्तों क्या, तो यहाँ पर सॉल्यूशन। तो आपको पता चल चुका कौन कौन, तो पहला आपका था कौन था दोस्तों, x बराबर -1/3 या दूसरा कौन था x बराबर तो -5/2। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, उसी प्रकार से लिखिएगा इसके नीचे में। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख चुका है, चूंकि P × -5/2 बराबर 0 है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय अनुसार x + 5/2 px का एक गुणनखंड होगा। अतः px बराबर, देखिए दोस्तों px कितना था आपका, तो 6 इंटू, अब देखिए जो आप देख रहे हैं ना x² + 17 x + 5/6, आपने इसी बहुपद का गुणनखंड किया था, तो इसका जो गुणनखंड है दोस्तों आपको कितना निकल कर आया यहाँ पर देख सकते हैं, एक निकल कर आया है x + 1/3, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर x + 1/3 इंटू आई को कौन निकल कर आया है x + 5/2, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 5/2, कोष्टक हम लोग क्या करते हैं बंद कर देते हैं। तो हो जाएगा 3 को अगर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x + 1,
इंटू बटा में कितना हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर गुणा हो जाएगा क्योंकि गुणा है बीच में, लसन निकालिए तो हो जाएगा 2x + 5 और बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो फिर हम लेंगे यहाँ पर 6 इंटू, देखिए दोस्तों 3 दूनी की कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 इंटू 2x + 5 है, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 6 इंटू इतना है ना, तो 6 को अगर 6 से हम कटा दें तो कितना बचेगा 3x + 1 इंटू 2x + 5। ये हो जाएगा दोस्तों आपको आंसर। अब बाकी हम साइड में क्या करते हैं, यहाँ उतार लेते हैं। px क्या था आपका, देखिए px आपने क्या माना था, यही ना माना था, तो लिख लेंगे 6x² 17x + 5 आप बराबर, यानी कि इसका जो गुणनखंड है वो हमको इतना मिला गुणनखंड प्रमेय से। तो इतना दोस्तों करने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बहुपदों का जो गुणनखंड है वो बिल्कुल भी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारा तुल है और ये बहुत ही दोस्तों असुविधा विधि है, मतलब इसमें बच्चों को बहुत ही असुविधा फील होती है। इसीलिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मध्य पद का क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके बहुपद का गुणनखंड करते हैं ताकि उनको दोस्तों उसमें सरलता मिले। लेकिन कभी कभार दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इस बहुपद का गुणनखंड निकाले, तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, मत पद तो नहीं ज्ञात कीजिएगा, उसमें आपको उसी का थ्योरम उस पर लगाकर उसका दोस्तों गुणनखंड आपको ज्ञात करना होगा। इसीलिए मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को इस विधि को बिल्कुल सुविधा तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को मेरा ये बताया हुआ जो विधि है काफी दोस्तों सरल लगा होगा। हाँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर इतना लंबा बना है, एक क्वेश्चन का इतना लंबा लेकर गए हैं, तो दोस्तों आपको जो आपको अंदर करना होगा ना, आपको जितना चीज़ें लगाना होगा आप लगा लीजिएगा, इतना दोस्तों वो जाएगा ही जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि इतना हम नहीं लेकर जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी दोस्तों फालतू नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि इस चीज़ को हम लोग रफ पकड़ ले पीछे, तो ऐसा नहीं है, आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग दिखा दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा दोस्तों जो आपके क्वेश्चन का जो दोस्तों इसका सोल्यूशन है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को दिखाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन के लंबी आप सोल्यूशन से बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि इसमें कोई भी दोस्तों मैंने फालतू आप लोगों को बताने का प्रयास नहीं किया है। जो भी हो आपके हित के लिए, आपके समझदारी के लिए है, इसलिए मैंने दोस्तों आप लोग को ऐसा प्रयोग के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए बताया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसके अगला वाला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 14, उस पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इसके क्या कीजिए दोस्तों, उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 14 पर। तो उदाहरण नंबर 14 में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो बहुपद है उसका जो गुणनखंड है वो आपको करना है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन आपके बुके का है, यानी अगर आप लोग बुक में अपने उदाहरण नंबर 14 को देखते हैं, प्रश्नावली 2.4 से पहले का जो उदाहरण नंबर 14, तो उसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आया ना क्वेश्चन यहाँ पर, अगर आप लोग इसका आंसर इसके मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड निकालने की कोशिश करके दीजिएगा, तो आपका जो दोस्तों इसका सॉल्यूशन होगा बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि जो आपसे पूछा हो आपने उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से जवाब नहीं दिया। यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है वो करना है आपको किसकी सहायता से, तो फैक्टर थ्योरम की सहायता से आपको करना है। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोग को समझाता हूँ। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए सर पीछे उतना लंबा था कैसे है, मतलब सर हम लोग करेंगे वो करेंगे। अगर आप लोग समझ जाते हैं ना तो एक से डबल से डबल से डबल से लंबा क्या कर सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। रटने से ज्यादा दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है इसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पी वाई बराबर कितना है, तो इतना है, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर चूंकि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, तो लिख लेंगे पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने जस्ट अभी आप लोग को बताया था कि जब भी आपके द्विघात बहुपद में जो चर राशि का जो अधिकतम घात वाला जो आपका चर राशि होता है उसका जो गुणांक होता है, मतलब कि जब भी कोई आपका द्विघात बहुपद अपने मानक रूप में रहता है और उसके पहले पद का जो गुणांक रहता है उसको दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं कि उसका मान अगर 1 से अधिक है तभी हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉमन निकालेंगे। यदि उसका मान अगर 1 के बराबर रहेगा तो उसको हम लोग बिल्कुल भी दोस्तों कॉमन नहीं निकालेंगे। तो देख सकते हैं इसमें वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल भी कॉमन नहीं निकालेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले उदाहरण नंबर 13 में निकालने का प्रयास किया था। इस चीज पर भी आप लोग बिल्कुल गौर कीजिएगा, ये ना कि लबा लबा कॉमन निकाल लीजिएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो
दोस्तों बहुपद का जो गुणनखंड है वो गलत तरीके से आप लोग का बन सकता है, इसलिए इस चीज पर आप लोग अच्छी तरीके से गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इसके अचर पद पर हम लोग यहाँ पर केयर करते हैं। अचर पद कौन है, तो 6। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा इसका गुणनखंड, तो इसका दोस्तों गुणनखंड हो सकता है 2 6 या फिर 3 दूनी के 6। अब फिर क्या करेंगे कि 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 6 का जो आपके संभावित जो संख्या है गुणनखंड वाले वो कौन कौन है, तो एगो 2 है, एगो 3 है और एगो आपका 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, +-2 +-3 +-1। कहने का मतलब कि इन्हीं संख्याओं में से कोई भी दो ऐसी संख्या होगी जो क्या कर सकती है कि आपके दिए हुए बहुपद के संपूर्ण मान को शून्य कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, जरा आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को अब इससे भी कंप्रेस करके मैं आप लोग को बताता हूँ। 6 है ना, तो 6 का अगर हम लोग वास्तविक गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 6, जैसे कि मैंने आप लोग पीछे बताया था 2 6, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप लोग कि 2 6 में आपका दोस्तों 1 है, मतलब अगर वास्तविक और हमको गुणनखंड करने के लिए 6 का तो कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। तो इसमें 1 है नहीं है ना, तो हम लोग ये समझेंगे कि एगो +-2 आएगा +-3। चलिए 6 में से 2 को खत्म, मतलब ये वाला आपका पूरा खत्म, तो को बच गया 2 दूनी के 4 गो। देखिए दोस्तों 6 के साथ कौन चिन्ह है आपका, देखिए जो आपका अचर पद है ना 6, उसके साथ जो चिन्ह कौन है, प्लस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें से प्लस वाला को निकालेंगे, तो कौन निकलेगा, 2, पहले प्लस वाला, क्योंकि इसका चिन्ह क्या चाहिए, प्लस। अगर माइनस रहता है तो पहले माइनस निकालते हैं। ये कोई जरूरी ना है कि प्लस से ही शुरू होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका जो चिन्ह है ना अचर पद का, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर इसको निकाल लेते हैं। तो एगो आ गया +2, इसमें निकाल लेंगे एगो +3 है, तो 2 आपको मिल गया। यहाँ पर समझते रहिए मेरी बातों को, एगो 2 मिला, एगो 3 मिला। तो हम लोग क्या करते हैं कि पी वाई में y बराबर पहले 2 रख कर देखते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर, देखिए y के स्क्वायर है तो y की जगह लिखेंगे 2, तो 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, -5 y की जगह लिखेंगे 2, आप प्लस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6। फिर आगे देखिए 2 दूनी के यहाँ पर हो जाएगा 4, -5 दूनी के हो जाएगा 10, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6। आगे इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो इधर भी 4 है और इधर जो 6 है ये दोनों अपने प्लस रूप में है, तो 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10। ये कितना है, -10। तो देख सकते हैं कि आपका क्या हो चुका है, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क की सहायता से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 0। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया, समझिएगा। चूंकि P2 बराबर 0 है इसलिए गुणनखंड प्रमेय अनुसार y-2 Py का एक गुणनखंड होगा। क्यों, क्योंकि जब y बराबर आपने 2 रखा तो शून्य के गुण से क्या हो सकता है, y-2 बराबर 0 हो सकता है, इसीलिए y-2 है वो आपके इस दिए गए px का क्या होगा, तो गुणनखंड होगा। पुनः क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं Py में y बराबर कितना, तो 3 रखने पर देखिए y स्क्वायर से लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर -5 × 3 और प्लस कितना है, तो 6, 3 के 9 -5 थी आई 15 और प्लस कितना हो जाएगा 6। आगे इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो इधर +9 इधर +6 है, 9 6 15 और -15, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए P3 बराबर 15 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। तो देख सकते हैं कि ये भी क्या कर रहा है, आपके बहुपद के संपूर्ण मान को शून्य कर दे रहा है। तो लिख लेंगे इसी तरीके से यहाँ पर। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा, चूंकि P3 बराबर 0 है इसलिए गुणनखंड प्रमेय अनुसार y-3 Py का एक गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों आपका बहुपद क्या था, द्विघाती था। 2 दोस्तों क्या चुका, आपका गुणनखंड निकल चुका है। पहला कौन था आपका, तो y-2 और दूसरा कौन था आपका y-3। तो लिख सकते हैं अतः Py बराबर, देखिए एक लिख लेंगे y-2 इंटू एक हो जाएगा y-3। तो आपका जो Py ये उठा कितना, Py कितना माने है, Py माने है y² -5y +6 आप बराबर में क्या करेंगे, उतार लेंगे
y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 और इस तरीके से आपका क्या हुआ दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आप लोग दिए गए बहुपदों का दोस्तों जो गुणनखंड है बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने द्विघाती बहुपदों का जो गुणनखंड है वो हम लोगों ने मध्यपद और गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करके मैंने आप लोगों के लिए बताया है। अब दोस्तों इसके जो अगला वाला वीडियो है उसमें दोस्तों मैं आप लोग को त्रिघाती बहुपदों का जो गुणनखंड है मैं आप लोग को करके आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड सीखने से पहले सबसे पहले आप लोग जो आपका द्विघाती बहुपद है उसका गुणनखंड करना अच्छी तरीके से सीख लीजिए। तभी दोस्तों क्या होगा कि आपको त्रिघाती बहुपद का जो गुणनखंड होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से करने आएगा, क्योंकि दोस्तों आपके त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड में द्विघाती बहुपद के गुणनखंडों का योगदान होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से उसको सीख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड इतनी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि दोस्तों आप लोग इमेजिन नहीं कर पाएगा कि इतना सरल भी ये दोस्तों हो सकता है इसका गुणनखंड। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया हुआ दोस्तों जो आंसर है जो सॉल्यूशन है अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।